हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एनके इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का एक नई क्लास। केमिस्ट्री में हम लोग जानेंगे 5 सेट पढ़ेंगे। इसमें 5 सेट में हम ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चनों का कुछ आंसर जानेंगे। उनको अच्छे से याद कर लीजिए और आने वाले एग्ज़ाम में जो महीने दिन बाद आपका स्टार्ट होने वाला है, ये प्रॉपर आपको क्या गाइड करने की सुविधाएँ हैं। तो इसमें हम देखेंगे उन सभी 5 सेटों में 70 क्वेश्चंस होंगे और उन सभी को याद कर लीजिए। बिल्कुल ये आपको 100 ऑब्जेक्टिव में 100% तो आ जाएंगे। तो बिना देरी के ये हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए जो इस प्रकार है। NaCl एक रवा में एक Na+ कितने Cl आयनों से घिरा रहता है। हमारा जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल जो होता है, रवा मतलब होता है क्रिस्टल, ये Cl चारों बगल से ऐसे करके -Cl Na को घेरे रहता है, Na+ को Cl- इस तरह से। तो 4 तो ये हो गया, 4 इसके पीछे रहते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो 8 कणों से घिरा होता है। अगला देखिए, एक दिया सलाई की ज्यामिति जो होती है दिया सलाई की, वो घनाकार होती है, घनाकार। तो ये क्वेश्चन आता है आपको लोगों का, याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है, n गोलों वाले सीमित पैकिंग में अष्टफल की रिक्ति की संख्या होती है। अब देखिए n गोले में चाहे n गोला हो, कितने भी गोला, x गोला हो, n गोला हो, कितनी भी पैकिंग हो, अगर अष्टफल की रिक्ति है तो उतनी ही संख्या में आपको मिल जाएगा। अगर x गोला रहेगा तो x रिक्ति मिलेंगे, n गोला रहेगा तो n मिलेंगे आपको। ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष में रवा के घनत्व में कमी आती है। अब देखिए, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष में रवा के घनत्व में कमी आ जाती है। रवा कहने का मतलब है जी, हमारा पास एक क्रिस्टल है जो कि है ये Cl- हो गया, ये Na+ हो गया, ये Cl- हो गया, ये Na+ हो गया, ये आपका हो जाएगा Na+, ये हो जाएगा Cl-, ये हो जाएगा Na+, ये हो जाएगा Cl-, सॉरी यहाँ जो होगा आपका बड़ा वाला हो, छोटा वाला होगा, ये आपका हो जाएगा Na+, ये हो जाएगा Cl-, ये हो जाएगा Na+, ये हो जाएगा Cl-। अब देखो ये टोटली आपका क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में से धनायन और ऋणायन, मतलब ये Cl- और ये Na+, ये दोनों एकदम बराबर मात्रा में बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे एक शॉर्ट की दोष उत्पन्न होगा, जिसके कारण से ये क्रिस्टल थोड़ा सा दब जाएगा। इसका दब जाने के कारण इसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी आपका यही पूछा रहा है, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष में रवा के घनत्व में कमी आती है। तो हमारा शॉर्ट की दोष जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन बनाता है। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, जो राउल्ट के नियमों की पालना करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। अब राउल्ट के नियम की जो पालना करता है वो हो जाएगा हमारा नाइट्रिक अम्ल प्लस जल के मिश्रण। तो अगला देखिए क्वेश्चन है, 0.1 मोलर मतलब 0.1 मोलरता H3PO3 विलयन की सामान्यता क्या होगी। सामान्यता कहने का मतलब नॉर्मलता यहाँ पे पूछ रहा है। नॉर्मलता का सूत्र होता है, अगर देखें तो अलग से नॉर्मलता n बराबर होता है m = हो जाएगा n कारक। क्या हो जाएगा, n कारक। n कारक क्या होता है, मतलब n फैक्टर भी बोल सकते हो इसको। m तो आपको दिया हुआ है 0.1 मोलर, अब इंटू n कारक मतलब n फैक्टर। n फैक्टर कहने का मतलब कितने H+ आपके इसमें दिखेंगे, 3H+ और PO4 3-, तो किसी की संख्या ले लेना है तो 3, तो हो जाएगा आपका कितना, 0.3 नॉर्मलता। तो इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0.3 नॉर्मलता आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आप कहाँ पे है, डी नंबर में है। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, किसी तनु घोल के अनुसंख्य गुण धर्म निर्भर करता है, किन बात पे निर्भर करता है। तो ये जो करता है संख्या पे। अब संख्या में 2 ऑप्शन दिया है, क्या घोलीय या घोल, विलय के घोलों, विलय जो आप मिलाइएगा उसकी संख्या पे निर्भर करेगा। तो घुल्य, घुल्य का मतलब होता है विलय। तो सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्नलिखित में किसका प्रासरणी दाब सबसे अधिक होगा। 25 डिग्री में देखिए प्रासरणी दाब जो होता है सबसे ज़्यादा अधिक होता है Cl2 का। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, 25 डिग्री पर प्रासरणी दाब होगा Cl2 को। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फैराडे की विद्युत धारा को किस अम्ल के तनु घोल में प्रवाहित करने पर Stp पर हाइड्रोजन गैस
आयन मुक्त होता है। तो STP मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये जो होता है हमारा कितने ml पे होता है, 1120 ml पे। राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तनुता बढ़ाने पर किस विद्युत अपघट्य मोल का मोलर चालकता क्या हो जाएगा, मोलर चालकता भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तनुता का मतलब है सांद्रता को कम कर देना, सांद्रता को कम करने का मतलब है तनुता बढ़ गया, मतलब इसमें पानी मिलाते गए, आयतन को बढ़ाते गए। आयतन बढ़ाने का मतलब है कि इसके मोलर चालकता भी बढ़ जाएगा, मोलर चालकता भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ए नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव दिया है प्लस का 0.763 वोल्ट। इसका मानक अवकरण विभव क्या, ऑक्सीकरण अगर प्लस में दिया है तो इसका मानक अपचयन हो जाएगा, अपचयन बोलो या अपकरण बोलो, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, बस चिन्ह आपका क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। अगला देखो, लेमडा अनंत NaCl बराबर होता है। लेमडा शब्द अनंत जो आता है ये कालराउस के नियम पढ़ते हैं, उस कालराउस के नियम में बताया जाता है कि वो अपने आयनों में टूट जाता है, जितने आपकी संख्या होती है उतने आपके आयनों में टूट जाता है। यहाँ पे लेमडा NaCl है तो यहाँ लेमडा Na+ का बनेगा और लेमडा Cl- बनेगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में कौन से द्वितीयक सेल है। देखिए, जब सेल हम बैटरी के बारे में पढ़ते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि सेल जो होते हैं, बैटरी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो हमारा जो द्वितीयक सेल का उदाहरण इसमें आपको दिया है, ये लेड स्टोरेज बैटरी, इसको लेड संचायक बैटरी कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है, किन बात पे अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा, वेग, जब वेग का स्थिरांक किन बात पे नहीं करेगा, अगर वेग को तापमान अगर बढ़ाएंगे तो वेग भी बढ़ेगा, वेग भी क्या हो जाएगा, वेग का स्थिरांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तापमान को बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक बढ़ जाएगा, इस कारण से हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, राइट आंसर हमारा हो जाएगा 14 नंबर सही हो जाएगा, 14 नंबर का ए। अगला देखिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। वैसे तो हम पहले ही देखिए इसके टाइम को लिख लेते हैं, टाइम बराबर होता है इसका, टाइम जो होता है हमारा, टाइम बराबर होता है, थोड़ा मिडिल हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हम पढ़ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं 15 नंबर का। देखिए 15 में जो टाइम जो होता है इसका टी बराबर होता है, प्रथम कोटि के टी बराबर होता है 0.693 इस बटा के। अब इसके स्थिरांक पूछ रहे हैं तो के क्या हो जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, के यहाँ आएगा और टी क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा 0.963 बटा टी। अब देखिए इसका तो मात्रक कुछ नहीं होता है, लेकिन टाइम का मात्रक होता है सेकेंड, सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में बन जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड इन्वर्स, क्या हो जाएगा, सेकेंड इन्वर्स। तो समय इन्वर्स, सॉरी सेकेंड इन्वर्स नहीं है, समय इन्वर्स है तो समय इन्वर्स देंगे, कोई बात नहीं है, सही है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर अभिकारक के अभिकारक सांद्रता को दुगना कर दिया जाए, आरंभिक सांद्रता को, अगर अभिकारक के आरंभिक सांद्रता को दुगना कर दिया जाए तो अभिक्रिया का अर्धआयु भी क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया की कोटि है, तो अभिक्रिया की कोटि जो होगी ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, जिसमें से कि हमें क्या करते हैं, अगर अभिकारक की सांद्रता को दुगना कर देते हैं तो अर्धआयु भी इसकी क्या हो जाती है, दुगना हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो निम्नलिखित में सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये 18वें नंबर का क्वेश्चन इस तरह से आप लोगों के पास कि अधिशोषण की घटना क्या होती है। अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ क्या होता है, अधिशोषण की घटना मैं बता दूं तो ये एक सतही घटना होता है जिसके ऊपर आके चिपक जाता है। मतलब मान के चलिए कि हमारे पास कुछ ऐसी वस्तु है इस टाइप की और इस पर कुछ क्रियाएँ ऐसे जाके बैठ गई ऐसे करके, तो ये क्या होती है, अधिशोषण की घटना। और इसको फिर से अगर कपड़े से पोंछ दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, ये कौन सी घटना है, सतही घटना है, इसलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे पदार्थ के सतह पर जमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा इस तरह से, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो प्रतिफल, प्रतिफल का मतलब होता है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या करता है जी, प्रतिफल के साम्य सांद्रता को बढ़ा देता है। प्रतिफल का मतलब होता है उत्पाद,
उत्पाद की सांद्रता को क्या करता है, ये बढ़ा देता है, इसलिए क्या हो जाता है नंबर 1 सही। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का ये है कि लायोफोबिक कोलाइट का स्थायित्व का कारण क्या होता है। लायोफोबिक मतलब होता है द्रवरागी, इसका स्थायित्व का कारण क्या होता है, कणों का छोटा आकार होना इसका स्थायित्व का क्या होता है। द्रवरागी मतलब जो अपने आप नहीं घुलता है, उसको घुलाना पड़ता है हमको, ठीक है। गोल्ड संख्या जुड़ा होता है, कैसे जुड़ा होता है गोल्ड की संख्या, ये लायोफोबिक कोलाइट से जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है, लायोफोबिक कोलाइट से, इसलिए 20 नंबर 21 का हो जाएगा बी नंबर सही। सल्फाइड अयस्क को प्रायः सांद्रित किया जाता है। सल्फाइड अयस्क को किससे सांद्रित किया जाता है, आपके 4 ऑप्शन दिया है। वैसे तो हम भर्जन विधि से भी करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिया है, भर्जन विधि नहीं दिया, जारन दिया है। जारन होता है निस्तापन को बोलते हैं जारन, तो हमारा क्या होगा, फेन प्लावन विधि हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है। तो जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है एजी का, किसका होता है, एजी का राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। तो अगला 24 नंबर का क्वेश्चन है, प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किया जाता है। प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किया जाता है अत्यंत विशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए। बहुत अत्यंत विशुद्ध धातु को जब प्राप्त किया जाता है तो प्रक्षेत्र शोधन किया जाता है, प्रक्षेत्र शोधन किया जाता है। अगला देखिए, लोहे के निष्कर्षण जो धातुमल प्राप्त होता है वह कौन होता है। लोहा का जब निष्कर्षण करने जाते हैं तो उसमें हमारा जो Fe के साथ जो बनता है वो होता है हमारा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा CaSiO2 के साथ में बन जाता है। लोहे के निष्कर्षण के जब करते हैं तो उसमें धातुमल हमारा क्या होता है, CaSiO2। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय पूछ रहा है, प्रतिचुंबकीय नहीं। इसमें से 3 आपको प्रतिचुंबकीय होंगे, बाकी क्या होंगे, अनुचुंबकीय होंगे। तो जैसे प्रतिचुंबकीय N2O होता है, NO2 होता है, N2O5 जो होगा ये आपका अनुचुंबकीय होगा, ये भी आपका क्या होता है, प्रतिचुंबकीय। तो सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय। अगला क्वेश्चन देखो, फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था होती है -3 से +5 तक। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय होता है। सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है N2O5। कौन होता है, N2O5 वाला सबसे ज़्यादा अधिक अम्लीय होता है। फॉर्मिक अम्ल सांद्र से अभिक्रिया कर बनाता है। सांद्र करने का मतलब H2SO4 मिला दो। फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, HCOOH ये होता है। इसमें हम क्या मिला दे, H+ मिला दे, आयन H+ मतलब कोई अम्ल मिला दे तो क्या हो जाएगा। इसमें आप खुद देखते, जैसे ही H+ मिलाएंगे अम्ल तो अम्ल के उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। यहाँ से क्या कर देगा, CO अलग हो जाएगा और ये H और ये OH क्या हो जाएगा, +H2O बन जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या उत्पाद प्राप्त हुआ, हमारे पास उत्पाद प्राप्त हुआ CO। तो इस तरह से आपका किसका निर्माण हो जाएगा, CO का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपके स्क्रीन पे सामने दिखता होगा। ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 29 का। अगला देखिए क्वेश्चन है, सल्फर के अणु होते हैं। सल्फर के अणु कैसे होते हैं। सल्फर के अणु जो होते हैं हमारा S8 के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, S8 रहता है, S8 के रूप में। तो ये अष्ट अणुक होते हैं। कितने अणुक होते हैं, अष्ट अणुक होते हैं, अष्ट अणुक, ये अष्टाण्विक। कॉपर मतलब इसका जो होता है, इसका होता है 29 आपका परमाणु संख्या, कॉपर की परमाणु संख्या 29 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोल रहा है। देखिए आर्गन तक तो आपका क्या होता है 18, आर्गन तक आपका 18 होता है। उसके बाद होता है 4s2 और 3d9। 3d क्या होता है, 9। लेकिन हमारा जो होता है डी ब्लॉक कक्षक में जो हम कहते हैं पूर्ण भरित कक्षक या अर्धभरित कक्षक ज़्यादा अस्थायी होता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा 4s1 और 3d10। 3d क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन 2 दिख रहे होंगे, लेकिन कोई एक ही यही वाला सही है। आपका ऑप्शन आपको 2 एक ही जैसा दिया हुआ है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा सही आंसर
आपका सही आंसर हो जाएगा कोई एक सा, ये बी नंबर आपको मार देते हैं, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। अगला देखिए, लेंथेनाइट तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, लेंथेनाइट तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-2 F0। उसके बाद होता है 0 से कहाँ तक, 0 से 14 तक। उसके बाद होता है n-1 D 0 से 1 तक। उसके बाद होता है NS2। ये तो ऑप्शन नंबर इसमें आपको दिखता होगा कौन सा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 0 डी नंबर में जो आपका क्या है D 0 से 1 है, वही आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका एक राइट आंसर है 32 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एविनॉइड नहीं है। एविनॉइड का मतलब होता है यूरेनियम जो होता है हमारा एविनॉइड नहीं है, ये कार्बनिक यौगिक है यूरेनियम। अगला क्वेश्चन हम देखें तो निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय जो होता है हमारा जो है वेनेडियम 2+ होता है, ये प्रतिचुंबकीय होता है। Fe जिसकी परमाणु संख्या Fe2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा हुआ ये Fe है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है तो और बना इसकी परमाणु संख्या 26 है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। उसमें कह रहा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो मैं देखता हूँ Fe2+ की है 26 होता है, 26 में 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद कितना बचेगा, 24। और हम जो देखते हैं आर्गन तक तो 18 हो जाते हैं, आर्गन तक कितना हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं जी, डी पे कितना हो जाएगा, डी जो बचेगा आर्गन के बाद जो डी होंगे, पहले डी भरा जाएगा उसके बाद एस भरा जाएगा। डी जो होंगे हमारे डी पे रहेंगे 18, 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो होता है इस तरह से, कितने कक्षक में, 1 2 3 और 5, 1 2 3 4 5, पहले 1, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां इलेक्ट्रॉन और 6ठा इलेक्ट्रॉन। ये कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3 4। पहले हम सीधे एक क्लॉकवाइज बैठा देते हैं, उसके बाद एंटी क्लॉक बैठाते हैं। तो पहले क्लॉकवाइज हम लोग कर दिए, एंटी क्लॉक में ये वाला आपका सिंबल रहा और हमारा खाली अयुग्मित कितने रहे, 1 2 3 4, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे हुए। तो हमारे Fe2+ में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कहाँ पे है 4, ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है इस तरह से कि K3FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण, अब देखिए जिसका निकालना है उसको X मान लेते हैं, Fe का निकालना है X। और पोटेशियम का होता है प्लस का 1, तो 3 पोटेशियम है तो 3 प्लस का हो गया और इसके बीच में प्लस दे देते हैं। और क्या हो जाएगा जी, Cn का होता है माइनस का 1, तो कितने Cn है, 6 Cn है, तो माइनस का 6 हो जाएंगे, बराबर किसके बराबर हो जाएगा, इस पूरे यौगिक पे अगर चार्ज जितना रहेगा उसके बराबर है, चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर है। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 3। इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा 3। ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी, राइट आंसर ये सही है आपका आंसर है। सभी लिगेंड होते हैं, बताइए सभी लिगेंड जो होते हैं हमारा लुईस भस्म होते हैं। कैसा होता है, लुईस भस्म, मतलब OH के त्यागने का ही मतलब जो सभी अम्ल होता है इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने को, किसको देता है, केंद्रीय धातु परमाणु को देता है इलेक्ट्रॉन। अगला है जटिल आयन NiCN4 की संरचना कैसे होती है। देखिए Ni इस तरह से जुड़ा रहता है, Ni और Cn इधर से इलेक्ट्रॉन देता है और Cn इधर से इलेक्ट्रॉन देता है और Cn इधर से इलेक्ट्रॉन देता है इस तरह से, और Cn इधर से इलेक्ट्रॉन देता है। तो इस तरह से देखिए 4 भागों में बटा है, तो इसकी हो जाएगा चतुष्फलकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चतुष्फलकीय हो जाएगा, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विटामिन B12 में रहता है। देखिए विटामिन B12 में सबसे अच्छा स्रोत होता है कोबाल्ट। कोबाल्ट एक अच्छा स्रोत है विटामिन B12 जो इसमें रहता है। तो विटामिन B12 विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। निम्नलिखित में किसका शून्य द्विगुण आघूर्ण, जिसमें हाइड्रोजन एक भी नहीं होगा, वही आपका क्या होगा, द्वि आघूर्ण होगा। जैसे ये डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन जेम डाई हेलाइड है? जेम डाई हेलाइड, जेम डाई हेलाइड का मतलब है कि एक ही कार्बन परमाणु पे दो हेलाइड हो और एक ही जैसा हो तो डाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका राइट आंसर 1 वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस पे CH3 है और इसी पे C है और इसी पे क्या लगा हुआ है हमारा H भी है और क्या है Br इस पे जुड़ा हुआ है और इसी पे क्या जुड़ा है Br जुड़ा है। तो एक ही पे है तो एक ही पे दो हेलाइड है तो जेम और एक ही जैसा है तो डाई, तो जेम डाई हेलाइड हो जाएगा। इस तरह से राइट आंसर आपका हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किससे क्लोरोफॉर्म बनाया जाए? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम मेथेनॉल का उपयोग करते हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन निकालते जाते हैं और क्लोरोफॉर्म बन जाता है। अगला, एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसे बनाने में किया? एल्किल हैलाइड बनाने के लिए हम सभी का उपयोग करते हैं, इनमें सभी मतलब एल्केन बनाने में भी करते हैं, एल्किन बनाने में भी और एल्कोहल बनाने में भी। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी एल्कोहल को निरूपित किया? सेकेंडरी एल्कोहल मतलब OH समूह जो जुड़ा होगा, OH समूह जो जुड़ा होगा, OH समूह जो जुड़ा होगा, OH समूह जो जुड़ा होगा वो आगे जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो आगे दो कार्बन से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? दो कार्बन, इधर भी कार्बन समूह जुड़ा हो, इधर भी कार्बन, तो ऐसा कौन सा है? बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर कितना आंसर हो जाएगा? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। तो बी नंबर आपका क्या हो गया? राइट आंसर। अगला है, अनाज एल्कोहल निम्नलिखित में किसका सामान्य नाम है? अनाज एल्कोहल जो होता है वो एथिल एल्कोहल का सामान्य नाम है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में अभिक्रिया कर निम्नलिखित में कौन एल्केन बना सकता है? कौन एल्केन बना सकता है? तो एल्डिहाइड वाला एल्केन आपको प्राप्त होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करने के बाद, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपको पता होना चाहिए, MgBr मतलब इधर जो रहेगा कार्बन समूह MgBr2, इस तरह से MgBr2, यहाँ पे कार्बन समूह इधर लगे होंगे, तो वो ये होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और इससे अभिक्रिया करने के बाद कौन सा एल्केन प्राप्त हो? तो हमारा जो एल्केन प्राप्त होता है डी नंबर मतलब फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया। आपको एक दिया अभिक्रिया एक आपको दिया हुआ है RCOCl + H2। इसकी अभिक्रिया करने के बाद बन रहा है RCHO + HCl। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, ऐसी जब भी हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा हो हेलाइड से तो ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। जब भी बनता है तो ये रोजेमुंड अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया होता है? रोजेमुंड, क्योंकि एक H एक Cl को लेके चला जाएगा, HCl बन जाएगा और इससे एक हाइड्रोजन इसमें जाके जुट जाएगा, जिसके कारण से एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। अगला देखिए, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड होता है CHO, यही होता है, आगे कार्बन समूह जुड़ा होगा। अगर इसका ऑक्सीकरण कर दें तो मतलब एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा, मतलब हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या बन गया? अम्ल बन गया। अम्ल बनने के कारण ये क्या हो जाएगा? एक अम्ल बनता है इसके ऑक्सीकरण से। ऑक्सीकरण होता क्या है? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? केनिजारो अभिक्रिया कौन नहीं देता है? फॉर्मेल्डिहाइड आपका क्या होता है? केनिजारो रिएक्शन नहीं देता है फॉर्मेल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोट्रोपिन निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर होता है? यूरोट्रोपिन को जो करते हैं हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड से करते हैं। किससे करते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड से हम लोग क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सूत्र ईस्टर को व्यक्त करता है? ईस्टर को कौन व्यक्त करता है? ईस्टर देखिए, ईस्टर क्या होता है हमारा? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और इधर OR जुड़ा हो, R' ऐसे भी देते हैं। तो इसमें देखिए तो RCOOR है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी आपको सही दिखता होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा अलग किया जाता है? देखिए, फॉर्मिक अम्ल जो होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है हमारा HC डबल बॉन्ड OH, ये हमारा फॉर्मिक अम्ल है। और फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है HCOHO होता है, ये हमारा क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड होता है।
तो इन दोनों को अलग जो किया जाता है फेहलिंग विधि द्वारा किया, फेहलिंग घोली या फेहलिंग विलियन भी इसको बोलते हैं, फेहलिंग घोल यहाँ दिया है। तो अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है? सबसे बढ़िया अम्ल, सबल कहने का मतलब सबसे बढ़िया अम्ल कौन सा है? तो सबसे बढ़िया अम्ल हो जाएगा डी नंबर Cl3COOH, इस तरह से। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सबल आवश्यक है? सबसे बढ़िया आवश्यक सबल होता है वो होता है एथेनोइक अम्ल सबसे आवश्यक होते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों को सीधे प्राइमरी एल्कोहल में अपकृत किया जा सकता है? मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या डाला जाए जो सीधे प्राइमरी एल्कोहल पहुंचा दिया जाए? तो उसमें हम डालेंगे क्या जी, ये बी नंबर के क्या हो जाएंगे Na+ और C2H5OH डाल देंगे। अगला, निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी एमीन है? सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन कहने का मतलब NH ग्रुप जो जुड़ा होगा उसके साथ आगे 2 R ग्रुप जुड़े होंगे, तो उस तरह से आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए NH लगा हुआ, इसके इधर भी N ग्रुप और इधर भी R ग्रुप, NH जो लगा है इधर भी R ग्रुप और इधर भी R ग्रुप, जिसके कारण से ये सेकेंडरी कहला जाएगा। मेथिल आइसोसाइनाइड का अनुसूत्र क्या? मेथिल आइसोसाइनाइड का अनुसूत्र होता है बी नंबर CH3CNO, ये मेथिल आइसोसाइनाइड है, मेथिल आइसोसाइनाइड। अगला देखिए, निम्नलिखित में किसके जलासन से प्राइमरी एल्कोहल बनता है? प्राइमरी एल्कोहल बनाने के लिए हमको एल्किल आइसोसाइनाइड चाहिए। क्या चाहिए? एल्किल आइसोसाइनाइड या मेथिल आइसोसाइनाइड के लिए प्राइमरी एल्कोहल का निर्माण करेंगे। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का प्रसंकरण कितना होता है? एमीन में नाइट्रोजन के प्रसंकरण कितना है? sp3, कितना होता है? sp3। सुक्रोज के जलासन से प्राप्त होता है, सुक्रोज के जलासन से हमको अल्फा ग्लूकोज और अल्फा फ्रक्टोज मिलता है, तो मतलब कहने का मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, तो सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल जो है एक तरह का विटामिन है, विटामिन। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सेल के आनुवांशिक चरित्र को आनुवांशिक गुण जो हमारे बाप दादा का खून ऐसे सब जो बोलते हैं वो DNA होता है। क्या होता है? आप लोग फिल्मों में देखे होंगे कि DNA बोलता है, DNA जांच करा लीजिए, ये करा लीजिए किसका लड़का है नहीं है, इसकी बात को पता चल जाता है, तो वो DNA होता है। साबुन, अगला देखिए साबुन क्या होता है? साबुन होता है वसा अम्लों का लवण होता है। क्या होता है? वसा अम्लों का लवण, या बोलो वसा अम्लों का सोडियम लवण, वसा अम्लों का पोटेशियम लवण, यही आपका क्या होता है? साबुन होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक का जो उदाहरण होता है बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है जो प्राकृतिक बहुलक होता है। सह बहुलक का उदाहरण क्या होता है? सह बहुलक का उदाहरण इसमें नायलॉन 66 होगा। क्या होगा? नायलॉन 66 सह बहुलक का उदाहरण हो जाएगा। इस तरह से आपके राइट आंसर हो गए आप लोगों का। और लास्ट 66 कुछ 4 क्वेश्चंस बचे हैं, उसको कर लेते हैं। 66 नंबर में संघनन बहुलीकरण का उत्पाद होता है। संघनन बहुलीकरण का उत्पाद होता है नायलॉन 66। क्या होता है? नायलॉन 66। निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में होता है? एंटीपायरेटिक कहने का मतलब है जब बुखार उखार हो जाए तो इसमें हम क्या कौन सा दवाई लेते हैं? तो उसमें हम लोग लेते हैं पैरासीटामोल। आजकल बहुत फेमस है, बहुत लोग जानने लगे हैं इसका, पहले तो कुछ नहीं जानते थे। अगला है टाइफाइड के इलाज के लिए किस एंटीबायोटिक का उपयोग होता है? टाइफाइड के लिए हम लोग टेट्रामाइसिन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? टेट्रामाइसिन का उपयोग करते हैं, जो कि 68 नंबर का सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोपाल हादसे में जो विषैली गैस निकली थी वो आइसोसाइनाइड निकली थी, बहुत खतरनाक था, जिसमें कि लाखों लोग क्या हो गए, मारे गए थे। आइसोसाइनाइड, मेथाइल आइसोसाइनाइड। अगला है गेमेक्सिन। गेमेक्सिन क्या है? बेंजीन जैसा आपका बना रहेगा, बेंजीन इस तरह से बेंजीन आपको बना रहेगा, बेंजीन, और उस पर हाइड्रोजन के जगह क्लोरीन रहेंगे। छयो जगह पे क्या रहेंगे? क्लोरीन रहेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? गेमेक्सिन बोलते हैं। तो इसको बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, अब आंसर क्या कर दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये पहला सेट था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखें तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले सेट की तरफ, तो तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, धन्यवाद।